गुड मॉर्निंग। आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं यहाँ पर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम दो प्रकार के बल जो पृथ्वी पर उत्तरदायी होते हैं, पृथ्वी पर संचलन के लिए यानी कि मूवमेंट करने के लिए दो प्रकार के बल जो उत्तरदायी होते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उनमें हमारे अंतर्जात बल और बहिर्जात बल दो प्रकार के हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सर्वप्रथम भूपरपटी हमारी किस प्रकार की है? गत्यात्मक है, यानी कि गतिशील अवस्था में है। यह क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही दिशाओं में संचालित होती है। क्षैतिज यानी कि इस तरीके से, ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर इस तरीके से। आगे हम देखते हैं, बाह्य बलों को तो हम बहिर्जनिक बल कहते हैं, यानी कि एक्सोजेनिक, इंग्लिश नाम हमें ज़रूर याद रखना है। और आंतरिक बलों को हम अंतर्जनिक यानी कि एंडोजेनिक बल कहते हैं। बहिर्जनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन निम्न क्षेत्रों का भराव। देखो, हम यहाँ पर बात करें तो हमारे जो अंतर्जनित बल होते हैं उनके कारण हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ निर्मित होती हैं, जबकि बहिर्जनित बल क्या करते हैं कि इन आकृतियों को धीरे धीरे ख़त्म करके और समतल मैदानों में तब्दील कर देते हैं। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ, अब देखो यहाँ हम उसी चीज़ को पढ़ लेते हैं कि अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं, यानी कि अंतर्जनित बल किसी भी भू आकृति के निर्माण में योगदान देते हैं। उसी प्रकार बहिर्जनित प्रक्रियाएँ उच्चावच में भिन्नता को सम करने में असफल रहती हैं, यानी कि वो इन स्थलाकृतियों को काट के और इनको समतल मैदान में एक तरह से तब्दील कर देती हैं। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति को निर्माण करने वाले बल हैं, तो बहिर्जनित प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि का विघर्षण बल होती हैं, यानी कि वो उन आकृतियों को ख़त्म कर देती हैं। आगे अगर हम देखें तो भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं। देखो बच्चों, भू आकृतिक प्रक्रियाएं धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में जो परिवर्तन होता है उसे हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। यानी कि अंतर्जनित बल से तो किसी भी प्रकार के पर्वत पठार इनका निर्माण होगा, और बहिर्जनित बलों के कारण क्या होगा, जैसे कोई नदी आ रही है तो वो धीरे धीरे इनको काटते हुए समतल मैदान में एक समय आएगा जब यहाँ तब्दील कर देगी, तो वो बहिर्जनित बल का उदाहरण है नदी का बहाव। ठीक है, तो भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में जो परिवर्तन होता है, यानी कि अगर पर्वत पठार बनेंगे तो भूमि के स्वरूप में परिवर्तन होगा, और फिर जहाँ पर्वत पठार थे वहाँ से समतल मैदान बन जाएगा तो भी भूमि आकार में परिवर्तन होगा। तो ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहलाती हैं। भूतल के विन्यास में परिवर्तन करने वाले अंतर्जनित और बहिर्जनित बल जो हैं हमारे, उन पे भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण जो भी परिवर्तन करते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं या जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहलाती हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर हम अलग से एक चार्ट यहाँ पर मैंने दे रखा है, उसके हिसाब से हम इसको पढ़ते हैं। तो देखो, स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले जो यहाँ पर हैं हमारे बलों का विभाजन, वहाँ पर हमने यहाँ कर रखा है इनका विभाजन दो भागों में हमने इसे बांट दिया है। अंतर्जात बल जिन्हें हम एंडोजेनेटिक कहते हैं, और बहिर्जात बल जिन्हें हम एक्सोजेनेटिक कहते हैं। एक्सो का मतलब बाहर और एंडो का मतलब अंदर होता है। अब देखो, आगे हम चलते हैं तो इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। हमारे अंतर्जात बल को, अंतर्जात बल को हमने दो भागों में बांटा, तो वो है हमारा एक तो पटल विरूपणी बल और दूसरा आकस्मिक अंतर्जात बल। तो आकस्मिक अंतर्जात बल क्या होते हैं, जो अचानक से घटित होते हैं, यानी कि भूकंप लें, ज्वालामुखी लें, तो ये चीज़ें अचानक से आती हैं, इन बहुत जल्दी इनमें प्रोसेस होता है और इसके कारण भूमि पर अनेक प्रकार के परिवर्तन हो जाते हैं। यानी कि अगर कहीं पर कोई घर है और कोई बिल्डिंग है, कोई भी जगह है, तो इस तरीके से वो गिर जाएगी भूकंप से। ज्वालामुखी आया तो धीरे धीरे लावा फैलेगा और उसका जमाव हो जाएगा, या फिर ज़मीन
फट जाएगी, इस तरीके से अचानक से जो चीज़ें घटित होती हैं वो आकस्मिक अंतर्जात बल है। और पटल विरूपणी की बात करें तो इसमें लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार की गतियाँ आती हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ का जो परिणाम सामने आएगा वो हज़ारों वर्षों के बाद आएगा, यानी कि विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। अब देखो, पटल विरूपणी अंतर्जात बलों के अंतर्गत हम इसको दो भागों में फिर पटल विरूपणी को बांट देंगे। एक तो हमारा महादेश जनक यानी कि एपिरोजेनेटिक, और एक पर्वत निर्माणकारी यानी कि ओरोजेनेटिक। अब देखो, एपिरोजेनेटिक की बात करें तो एपिरो का मतलब होता है महाद्वीप और जेनेटिक का मतलब होता है उत्पत्ति। ठीक है, यानी कि महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित है ये। और पर्वत निर्माणकारी यानी कि ओरोजेनेटिक, इसमें होता है, ओरो का मतलब होता है, ओरियोस का मतलब होता है पर्वत, और जेनेटिक का मतलब होता है उत्पत्ति। अब देखो, यहाँ हम आगे चलते हैं तो महादेश जनक बल जो है उसको भी हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो हमारा हो गया ऊपरी मुखी और दूसरा हो गया हमारा अधोमुखी। तो ऊपरी मुखी क्या होता है कि महाद्वीप का कोई भाग या उसका समीपी सतह अपनी जगह से ऊपर उठ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊपरी मुखी बल कहेंगे। यहाँ एक और शब्द लिखा हुआ है निर्गमन, यानी कि महाद्वीप का तटवर्ती भाग जो सागर तल से पहले ऊपर उठ जाता है, यानी कि जो सागर तल में था पहले वो ऊपर उठ जाता है महाद्वीप का तटवर्ती इलाका, तो उसे हम क्या कहेंगे, निर्गमन कहेंगे। यानी कि ऊपरी मुखी का मतलब होता है महाद्वीप का कोई भाग अपनी सतह से ऊपर उठ जाए। निर्गमन का मतलब है कि महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से ऊपर उठ जाए, यानी कि जो सागर में डूबा हुआ था वो ऊपर उठ जाए तो वो निर्गमन कहलाएगा। ठीक है, अब देखें हम इधर अधोमुखी। तो अधोमुखी का मतलब क्या होता है कि अपनी सतह से नीचे धंस जाना, यानी कि कोई भी महाद्वीप का भाग है वो जो जहाँ पर था उस जगह से नीचे चला जाएगा तो वो कहलाएगा हमारा अधोमुखी बल या अवतलन जिसे हम कहेंगे। और निमज्जन, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, ये रहा हमारा निमज्जन। तो निमज्जन का मतलब है कि तटवर्ती भाग का और जलमग्न हो जाना, यानी कि जो सागर तल से नीचे था और उसका बिल्कुल जलमग्न हो जाना, वो निमज्जन रहेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि पर्वत निर्माणकारी बल को फिर हमने दो भागों में पर्वत निर्माणकारी को बांट दिया है। यहाँ हम देखते हैं तनाव और यहाँ है हमारा संपीड़न। तो तनाव क्या होता है, तो तनाव हमारा जो होता है कि यानी दो प्रकार की चट्टानें, यानी कि ये और ये चट्टानें हैं, तो ये विभिन्न दिशाओं में जा रही हैं। इसके कारण इसमें क्या हो सकता है, चटकन पड़ सकती हैं, या फिर क्या हो सकता है कि ये हिस्सा नीचे की ओर खिसक जाए तो इससे भ्रंश बन जाते हैं। यानी तो दो प्रकार की आकृतियाँ इससे निर्मित होती हैं तनाव से। तो तनाव के कारण एक तो चटकन हो सकती है और एक भ्रंश बनते हैं। ठीक है, यानी हमको पता है कि हमारी नर्मदा और तापी जो नदियां हैं वो भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, तो आगे हम देखें संपीड़न इसके जस्ट विपरीत होता है कि दो चट्टानों का एक दूसरे की ओर खिसकना। इसके कारण क्या होता है, संपीड़न यानी कंप्रेशन होता है। किसी भी चीज़ को हम इस तरीके से करेंगे तो उससे क्या होगा, इस तरीके से वलन पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके भी दो भागों में से बांटा गया है, संवलन और वलन में बांटा गया है। ये तो सारा हमारा अंतर्जात बल का प्रोसेस था। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। अंतर्जात बल को पटल विरूपणी और आकस्मिक अंतर्जात बल में बांटा। आकस्मिक अंतर्जात यानी कि जो अचानक से घटित होंगे, ज्वालामुखी भूकंप इसके अंतर्गत आएंगे। और पटल विरूपणी को दो भागों में बांटा, महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी। महादेश जनक बल को ऊपरी मुखी और अधोमुखी में, और पर्वत निर्माणकारी को हमने तनाव और संपीड़न में बांटा। तनाव से दो प्रकार की चीज़ें निर्मित होती हैं, चटकन और भ्रंश, और संपीड़न से संवलन और वलन। इस तरीके से हमारा बहिर्जात बल है, उसमें हमारे अनाच्छादन आता है। अनाच्छादन के अंतर्गत हमारे चीज़ें आती हैं जो है हमारा अपक्षय और हमारा हुआ अपर्दन, अपक्षय अपर्दन और मास मूवमेंट, ये सब क्रियाएं हमारी इसके यानी कि वृहद क्षरण जिसे हम बोलते हैं, सामूहिक स्थानांतरण हम जिसे बोलते हैं, वो सारी हमारी अनाच्छादन के अंतर्गत आती हैं।
देखो यहाँ पर हमारे लिख भी रहा है, अनाच्छादन होता है अपक्षय प्लस अपर्दन बराबर अनाच्छादन उसे कहा जाता है। और अनाच्छादन किन किन चीज़ों के द्वारा होता है, तो बहता जल, पवन, हिमनद, सागरीय तरंग, हिमानी, ये सब हमारी बहिर्जात बल के अंतर्गत आती हैं। अब हम आगे के कुछ लाइनें जो हमारी लिखी हुई हैं उसके अनुसार हम इसको पढ़ लेते हैं। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे कि जल, हिमवायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों को अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, वो सभी क्या कहलाते हैं, भू आकृतिक कारक कहलाते हैं। क्योंकि हमें पता है जल, हिम और वायु ये सभी किसी भी पदार्थ को बहा कर ले जाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, भू आकृतिक कारक कहलाएंगे। और ये हम पीछे ही उस चित्र में पढ़ चुके हैं कि अपक्षय, वृत्त, चरण, अपर्दन, निक्षेपण ये सब बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। आगे देखें तो एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम है जैसे प्रवाहित जल, हिमानी, हवा, लहर, धारा इत्यादि, जो कि धरातल के पदार्थों को हटाता है, ले जाता है तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाहयुक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी, हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। आगे हम देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से धरातल से संपर्क में हम रहते हैं। यानी कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो क्या होगा, हम हवा में ही लटके रह जाएंगे। वो हमें धरातल से जोड़े रखता है। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे पृथ्वी के अंदर हो या सतह पर प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं। ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की क्षेत्र की ओर। यानी कि जल हमेशा ऊंचाई से नीचे की ओर आता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फल हमेशा पेड़ से ऊपर से नीचे की ओर ही गिरता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब यहाँ हम अंतर्जनित बल को देख लेते हैं। तो हम वहाँ पढ़ चुके हैं, फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो अंतर्जनित प्रक्रियाएं, इसके अंतर्गत है हमारा पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता और अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। पटल विरूपण के बारे में हम आगे पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो पटल विरूपण के अंतर्गत क्या होता है, सभी प्रक्रियाएं जो भूपरपट्टी को संचलित और उत्थापित या निर्मित करती हैं वो सभी हमारी पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। ये चित्र को हम देख चुके थे। आगे हम देखें तो ज्वालामुखीयता के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन अनेक आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। और ज्वालामुखीयता हमारा किसके अंतर्गत आएगा, हमारा आकस्मिक संचलन, यानी कि जो अचानक से होती हैं। बहिर्जनित प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य के द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा और अंतर्जनित शक्तियों से नियंत्रित विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती हैं। आगे हम देखें तो धरातल के पदार्थों के पिंडों में प्रतिबल का विकास अपक्षय, वृहत क्षरण, संचलन और अपर्दन तथा निक्षेपण का मूल कारण होता है। धरातल पर विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश मिलते हैं, इसलिए बहिर्जनिक भूआकृतियाँ भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग होती हैं जलवायु के अनुसार। बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं को एक सामान्य शब्दावली अनाच्छादन, हमने अभी पीछे पढ़ा था, उसके अंतर्गत रखते हैं। और अनाच्छादन का अर्थ होता है निरावृत करना या आवरण को हटाना। मैंने बताया कि जिस तरीके से आकस्मिक बल हमारे या आंतरिक बल किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो उसी प्रकार से बहिर्जनित बल इन चीज़ों को क्या करते हैं, विनाश करते हैं, यानी कि इस आवरण को हटा देते हैं। अपक्षय, वृहत क्षरण, संचलन, अपर्दन, परिवहन आदि सभी अनाच्छादन के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। बहिर्जनित भूआकृतिक प्रक्रियाएं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। पृथ्वी के धरातल पर तापीय प्रवणता के कारण भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश स्थित हैं, जो कि अक्षांशीय, मौसमी एवं जलथल विस्तार में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आगे हम देखें तो यहाँ अब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिया गया है। अगर हम इस डायग्राम को समझ जाते हैं तो इसी से हमारे अंतर्जात और बहिर्जात बल क्लियर
हो जाते हैं। तो यहाँ तक मैंने आज पढ़ाया अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में। थैंक यू।